नमस्कार, द हेड टर्नर सीजन 3 के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्री राकेश कुमार सरावगी, जो लक्ष्मीपति के डायरेक्टर होने के साथ एक अनुभवशाली फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं। राकेश जी ने अपने अनुभव और नेतृत्व से न सिर्फ अपनी कंपनी को नए मुकाम पर पहुंचाया है, बल्कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कई इनिशिएटिव्स में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। बीएसएल एसोसिएशन के सदस्य होने के रूप में आपका योगदान इंडस्ट्री के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है। इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं आपको एक बार मेरी कंपनी का ब्रीफ देता हूँ, लक्ष्मीपति साड़ीज का। जी। हमारी कंपनी 40 साल से इस साड़ी बिजनेस में है। बिजनेस हिस्ट्री 83 से है। 83 से हम ये साड़ी बिजनेस में हैं। तो सूरत का जो बिजनेस कल्चर है, वो जो ट्रेडर्स हैं वो लोग आउटसोर्स करके, फैब्रिक आउटसोर्स करके जॉब वर्क कराते हैं मिल में, डाइंग, प्रिंटिंग और एम्ब्रॉयडरी, और फिर मार्केट में सेल करते हैं। हम लोगों ने 20 साल इसी तरीके से काम किया। उसके बाद में 20 साल के बाद लगभग 2003-04 में हम लोगों ने खुद का प्रोसेसिंग, डाइंग, प्रिंटिंग फैक्ट्री खुद का लगाया, जो कैप्टिव लगाया, जिसमें हम लोग बाहर का जॉब वर्क नहीं करते। फिर उसमें वैल्यू एडिशन की मशीन, एम्ब्रॉयडरी और राइन स्टोन लगाना, छोटे छोटे अलग तरीके के वैल्यू एडिशन, हैंड प्रिंट, इस तरीके के वैल्यू एड किए हम लोगों ने। और 2015 में हमने हमारा वीविंग स्टार्ट किया, लूम्स लगाए, जिसमें हमारा वीविंग का प्रोडक्शन चालू किया। आज हमारा पर डे का प्रोडक्शन 2 लाख मीटर पर डे का है, जिसका पूरा इंटीग्रेटेड प्रोसेस चेन यान हमको आउटसोर्स करना पड़ता है। उसके बाद का सभी काम हमारा इन हाउस सिंगल अम्ब्रेला के अंदर। हमारा पहला फैक्ट्री है सूरत के अंदर, जो ZLD प्रोसेस पर है, जिसमें पानी हम 80% पानी हम लोग रीयूज करते हैं, रिकवर करते हैं। और एयर पोल्यूशन पर भी हम लोगों ने बहुत कंट्रोल किया है। एयर पोल्यूशन में हमने इलेक्ट्रॉनिक पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम लगाए हैं, जिससे पोल्यूशन मिनिमाइज हो जाता है। कन्वेंशनल मशीन है डाइंग की, उसमें जितना पानी लगता है उसके सामने हमारे 22% पानी लगता है। तो यहाँ पे पानी का कंजम्पशन भी काफी कम होता है। कुछ केमिकल्स इस तरीके के हैं जो वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा करते हैं, तो उसको भी हमने काफी चेंज किए हैं। जैसे हमारे यहाँ पे प्रिंटिंग थिकनर होता है, तो प्रिंटिंग थिकनर जनरली एक कुकिंग बेस यूज होता है जनरल इंडस्ट्रीज के अंदर। हम लोग उसको वाटर सोल्यूबल यूज करते हैं, जिससे वॉशिंग के अंदर 50% पानी यूज होता है। ये हमारी अचीवमेंट्स रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर, जिससे पॉल्यूशन भी कम हो और प्रोडक्ट भी बेटर आए। पावर में हमने सस्टेनेबल के लिए 2 विंड मिल लगाई है 2.7 मेगावाट की। तो हम लोगों को लगभग 5.5 मेगावाट जितना पावर हम लोग विंड मिल से लेते हैं। आने वाले 1 क्वार्टर के अंदर 6 मेगावाट हमारे को सोलर से भी पावर आने लगेगा। तो सस्टेनेबल की तरफ भी हमारा पूरा फोकस रहता है। जी राकेश जी, आपने अभी बोला कि हम सूरत बेस्ड है ना, तो आप पॉलिएस्टर नगरी सूरत में रहते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो सूरत को रोक रही है वर्ल्ड कैपिटल ऑफ पॉलिएस्टर बनने से, जैसे गोंजो ने अपना नाम बनाया है? एक्चुअली अपैरल इंडस्ट्री, जो ऑर्गेनाइज अपैरल इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, अभी तक सूरत उस में हैंड होल्डिंग नहीं कर पाया। तो मैंने BSL के बारे में ऑनलाइन एक बार देखा था, तो उससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ और BSL कनेक्ट की। मैं ज्वाइंट होने के बाद में मुझे ऑर्गेनाइज अपैरल के बारे में जानकारी मिली। तो उसी बेस के ऊपर हमने अभी एक छोटा पायलट प्रोजेक्ट 800 मशीन का ऑर्गेनाइज अपैरल में हम लोग एंटर किए हैं। गारमेंट फैसिलिटी में ऑर्गेनाइज टोटल कंप्लायंस के साथ में हम लोगों ने प्लान किया। तो इसी तरीके से अब लोग जब कनेक्ट करेंगे अपैरल इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइज अपैरल, मैं ऑर्गेनाइज अपैरल बोलूंगा, ऐसा नहीं बोलूंगा कि सूरत में अभी अपैरल नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइज, जिसको हम बोलेंगे कि कंप्लायंस, ऑल कंप्लायंस के साथ में। पहले जितना नॉलेज था लोगों को, उतना कंप्लायंस फिर भी करते थे, और जो कंप्लायंस की जरूरत थी
वो BSL के मेंबर्स जो है हैंड होल्डिंग करके बहुत गाइड करते हैं। तो मैं उसके ऊपर मतलब एक प्लांट मैंने प्लान किया है कि जो गारमेंट फैसिलिटी है सब आई थिंक नॉर्थ इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट बताई जा रही है। आप उसके बारे में और कुछ बताना चाहेंगे? आपके आगे के क्या प्लान्स है? चलिए ये तो फैसिलिटी अभी बन गया है, लग गया है, राइट? तो इसके आगे का क्या प्लान है? जिस तरीके से मैं BSL के मेंबर्स से मिला, क्लाइंट से मिल रहा हूँ जो ऑर्गेनाइज बिजनेस में हैं, तो ऐसा फील हो रहा है कि एक हैंड होल्डिंग का रिक्वायरमेंट है कि एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो सूरत में है, MMF की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो सूरत में है, उनमें और जो ऑर्गेनाइज अपैरल इंडस्ट्रीज है, हैंड होल्डिंग की जरूरत है। जिस दिन ये हैंड होल्डिंग हो गया तो दोनों ही ग्रुप के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। लक्ष्मीपति ग्रुप ने पहल की सूरत के अंदर, तो अब लोग जो है उसको हमारा प्लांट भी लोग विजिट कर रहे हैं और इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि हमको भी ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म पे जाना है। लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी, चाहे हम सूरत की इंडस्ट्रीज के लिए बोलें और या भारतीय इंडस्ट्रीज के लिए बोलें। BSL का एक बड़ा विजन पॉलिसी मेकर्स और इंडस्ट्री के बीच में एक मजबूत कनेक्शन बनाए रखना भी है। तो आपके अनुभव से ये इनिशिएटिव ओवरऑल ग्रोथ में कैसे मदद कर रहा है? अभी तक जो जितने भी एसोसिएशंस थी BSNL से जुड़ने से पहले, और BSNL भी 2 साल के अंदर ही फॉर्म हुई है, उससे पहले जितनी एसोसिएशन थी वो सारी की सारी प्रोडक्शन एसोसिएशन थी या ट्रेडिंग थी जिनको बेचना था। ये पहली एसोसिएशन है जो बाइंग एसोसिएशन है। तो बाइंग की भी अपनी एक समस्या है। तो यहाँ पर वो फैक्ट मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट को बता सकते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम आ रही है या हमारे सप्लायर को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको बैठ के गवर्नमेंट, बायर और सप्लायर ये तीनों मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। राकेश जी, आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी गहरा अनुभव रहा है। सबसे पहले आपकी जर्नी के दौरान टेक्सटाइल सेक्टर में कौन कौन से बड़े बदलाव देखे हैं आपने और इनका इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ा है? सबसे पहले तो ऑटोमेशन सिस्टम का लास्ट जब से 15-20 साल से हम लोग इंडस्ट्रीज में आए हैं, उससे पहले इंडस्ट्री टोटल मैनुअल तरीके से चलती थी। प्रिंटिंग मशीन होती थी, प्रिंटिंग मशीन हाथ से कारीगर फ्रेम चलाते थे जी। हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आए जिसमें मशीन ऑटोमेटिक ट्रॉलीज चलती थी। तो यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव आया उसके 5 साल के अंदर कि 2005 में हमारा मशीन का प्रोडक्शन चालू हुआ, डिजिटल प्रिंट मशीन आई, वो ये बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। सब्लिमेशन प्रिंटिंग मिली और वैल्यू एडिशन एम्ब्रॉयडरी, ये बहुत बड़ा बदलाव आया लास्ट 20 से 25 साल में। उससे पहले सूरत मार्केट में एम्ब्रॉयडरी नहीं चलती थी। लास्ट 20 साल के अंदर एम्ब्रॉयडरी हमने हमारे आंखों से देखी है किस तरीके से। पहले हाथ से एम्ब्रॉयडरी होती थी, फिर मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरी आ गई, तो वैल्यू एडिशन का भी काफी और बहुत बड़ा चेंज अभी जब हम अपैरल इंडस्ट्रीज में एंटर कर रहे हैं तो वो समुद्र नहीं देखा उससे पहले कि इतना बड़ा मार्केट है रेडीमेड का, चीजें नहीं। ग्लोबल मार्केट्स जो कनेक्ट अभी ग्लोबल मार्केट से है। जी जी जी। तो इसी पर बात करते हैं अगली। आज के समय में ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नए मार्केट्स भी आ रहे हैं, जैसे रशिया, जापान, रशिया, UAE, काफी फोकस है इन पर। आपके हिसाब से इन नए बाजारों में भारतीय टेक्सटाइल ब्रांड्स के लिए सबसे ज्यादा संभावनाएं कहाँ हैं? रशिया और जापान तो हमारे मतलब गवर्नमेंट के साथ में बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, तो ये 2 मार्केट तो हमारे पास में रेडी हैं ही। लक्ष्मीपति साड़ीज MMF के साथ बहुत काम करती है, तो MMF और टेक्निकल टेक्सटाइल्स अब इंडस्ट्री में सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेगमेंट है। तो भारत का इस सेक्टर में क्या भविष्य है, क्या ग्रोथ है? ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए हमें कैसे इनोवेट करना चाहिए? ये इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट तो बहुत है। जो टेक्निकल MMF और टेक्निकल टेक्सटाइल की बात करें तो गवर्नमेंट ने बहुत से फैब्रिक जो बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग लगाई है, जो कि हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं।
थोड़ा अभी हमारे लिए लिमिटेशन यान की क्वालिटी का है। तो यान जिस तरीके से हमारे यहाँ धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा तो टेक्निकल टेक्सटाइल की एमएमएफ में हम लोग काफी अच्छा मार्केट कर सकते हैं। ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए हमें कैसे इनोवेट करना चाहिए? ये इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट तो बहुत है। जो टेक्निकल एमएमएफ और टेक्निकल टेक्सटाइल की बात करें तो गवर्नमेंट ने बहुत से फैब्रिक जो बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग लगाई है, जो कि हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। थोड़ा अभी हमारे लिए लिमिटेशन यान की क्वालिटी का है। तो यान जिस तरीके से हमारे यहाँ धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा तो टेक्निकल टेक्सटाइल की एमएमएफ में हम लोग काफी अच्छा मार्केट कर सकते हैं। अब सबकी बात कर ही चुके हैं, तो सस्टेनेबिलिटी के बिना टेक्सटाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर सोचा ही नहीं जा सकता है। आपके अनुसार इनोवेटिव डिजाइन्स और ये इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज को टेक्सटाइल प्रोडक्शन में इंटीग्रेट करने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका क्या हो सकता है? इसका इनिशिएटिव तो ब्रांड्स ऑलरेडी ले रहे हैं और ब्रांड धीरे धीरे इसको रिसाइकल प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आता जाएगा। और ऑलरेडी इंडिया में सस्टेनेबल पे बहुत काम हो रहा है। हम बात करें तो इंडिया का जो प्लास्टिक बॉटल का कंजम्पशन है उसमें मैक्सिमम परसेंटेज के अंदर हम लोग उसको रिसाइकल कर रहे हैं। तो ये टेक्निकल डिमांड्स को पूरा करने के लिए, ये रिसाइकलिंग के लिए, सब चीज के लिए, इसके लिए भी स्किल्ड वर्कफोर्स होना बहुत जरूरी है। आप क्या मानते हैं कि हम अपने आर्टिजन्स और डिजाइनर्स को नए टेक्नोलॉजीज के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं? इसमें बड़ा फर्क है थोड़ा एजुकेशन को लेकर जी। कि 2014 में एक स्लोगन चला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो उस टाइम पे आम पब्लिक के लिए तो बेटी और बेटा ये चीज गलत थी कि वो पढ़ाते ही नहीं थे। बच्चे जब तक फ्री में चौथी पांचवी छठी तक पढ़ते हैं, या ये बोलो जब तक वो वर्क करने लायक नहीं हो जाते थे तब तक ही वो पढ़ते थे। उसके बाद में बेटे को भी वो अपनी दिहाड़ी पे लेके चले जाते थे साथ में। लेकिन ये स्लोगन इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ तो लोगों ने अपने बेटा क्या और बेटी क्या दोनों को पढ़ाया। 2014 से लेके अभी तक पढ़ाई के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहा है। तो धीरे धीरे लोग थोड़ा पढ़ लिख गए हैं, कॉलेज किया, 12th किया, जिस भी तरीके से। तो अब जो क्रिएटिव इनोवेशन में उनका फोकस होता जा रहा है। पहले लोग पढ़ाई की तरफ फोकस नहीं था, मजदूरी में चले जाते थे। तो अब वही आदमी अगर मजदूरी करेंगे तो थोड़ा तो दिमाग लगा के करेंगे तो उसके अंदर इनोवेशन अपने आप आता चला जाएगा। एजुकेशन का बहुत बड़ा फर्क है। एजुकेशन मेजर पॉइंट है। अब जो टॉप मैनेजमेंट है वो तो सब जानती ही है, उनको तो सब पता ही है, पर जो लोअर मैनेजमेंट है या फिर जो वर्क फोर्स है जो एक्चुअली साइड पे बैठ के काम कर रही है उनको तो नहीं पता है। वो एजुकेशन तो हमारी ही चैनल से जाएगी। यहाँ पे वही रोल आता है कि हमको एजुकेट करना है उनको। जैसे गवर्नमेंट के कुछ सर्टिफिकेशन में बोल, सबसे पहले जो सर्टिफिकेशन हैं लोग ये बोलते हैं कि सर्टिफिकेट लेना है, इससे हमें को बिजनेस मिलेगा। आप अगर उसको इम्प्लीमेंट ढंग से करेंगे तो वो सही में बिजनेस को, इंडस्ट्रीज को जो है सपोर्ट करता है। सर्टिफिकेशन जो है ये काफी रोल निभाएगा कि हमको इम्प्रूव कर देंगे। अब ग्लोबल मार्केट्स में या नॉर्मल मार्केट में भी ट्रांसपेरेंट सप्लाई चेन का डिमांड बढ़ता जा रहा है। तो इस दिशा में भारतीय कंपनीज को अपने ऑपरेशंस में कैसे सुधार करना चाहिए और लक्ष्मीपति ग्रुप कैसे कर रहा है? हाँ, ये एक सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जा सकता है कि आईटी का को स्ट्रॉन्ग करने के उसमें। जैसे हम लोगों ने आज 2017 में सैप इम्प्लीमेंट किया। उस टाइम पर नहीं लगता था कि हमारे लोग ही इसको एडॉप्ट कर पाएंगे, लेकिन एक फर्म डिसीजन लेके हमारे मैनेजमेंट ने कहा नहीं, इसको इम्प्लीमेंट करना ही है। तो उस 1 से 1 साल के अंदर हम लोगों ने 22% हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज किया। तो ये ऑटोमेशन सिस्टम जो आईटी के थ्रू हम लोग आराम से इसको बढ़ा सकते हैं कि हर चीज ट्रेसेबल हो। तो हर आदमी की पॉकेट में कितना सामान है उसको ख्याल में रहेगा और उसको वो यूटिलाइज करके आगे फॉरवर्ड करता रहेगा। तो ऑटोमेशन आईटी जो है बहुत सपोर्ट है, जिससे ट्रेसेबल भी होता है और जिसको जितना काम करना है वो उसकी अकाउंटेबिलिटी को सामने नजर आता है। जी राकेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
आपके इंसाइट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपने मौका दिया कंपनी के बारे में बताने का और एमएमएफ को आगे ले जाने का। जी शुक्रिया बहुत बहुत।